नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूएन में भारत का बचा डंका, भारतवंशियों को मिली भयंकर जीत। विदिशा मैत्रा को काफी करीबी रहा मुकाबला। भारत में हुई, भारत की जीत हुई है। यूएन में जानेंगे सलाहकार समिति के सदस्य पर कैसे भारत का दबदबा कब्जा हुआ। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, देश की खूबियां आप रखेंगी दुश्मन पर पैनी नजर। इसरो ने लॉन्च किया PSLV C-49 रॉकेट। चीन और पाकिस्तान की होगी पूरी जासूसी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन और पाकिस्तान पर पूरा रखा जाएगा नजर। अंतरिक्ष से बड़ी कामयाबी भारत को हासिल हुई। इस बीच तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से गीदड़ कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन कर मोर्टार के साथ छोटे बड़े हथियार गोले बारूद दागे गए हैं। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया। इस बीच भारत चीन में 8वें दौर में वार्ता में भी नहीं पिघली बर्फ। बातचीत नतीजा फेल रहा। इस बीच CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा, आने वाले समय में यह तनाव संघर्ष में तब्दील हो सकता है। जी हां, तो सब कुछ खबरें करके विस्तार से बताएंगे। PM बोरिस जॉनसन ने बताया, दिवाली दिखाएगी कोरोना को हराने का रास्ता। जी हां, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। अमेरिका से भी कुछ एक बड़ी खबर, बाइडेन लगभग जीत चुके हैं, ऐलान का इंतजार। लेकिन अमेरिका ट्रंप अभी क्यों छोड़ने को नहीं है, व्हाइट हाउस कर किसका कर रहे हैं इंतजार, जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्णतः विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूएन की सलाहकार समिति में सदस्य चुनी गई भारतीय कैंडिडेट विदिशा मैत्रा। काफी करीबी रहा मुकाबला, यूएन में बजा डंका। जी हां, दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक एवं बजट संबंधी प्रश्न SCW पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में सदस्य चुना गया है और ये महासभा का एक अनुषंगिक अंग है। दरअसल एशिया प्रशांत राष्ट्र समूह में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव मैत्रा ने 126 वोट हासिल किए हैं। महासभा सलाहकार समिति में सदस्यों को नियुक्त करती है। सदस्यों का चयन व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधि, निजी योग्यता और अनुभव के आधार पर होता है। दरअसल मैत्रा एशिया प्रशांत राष्ट्रों के समूहों में नामित कर 2 उम्मीदवारों में से एक है और यूएन में भारत का ये डंका बजना अपने आप में काफी गौरवशाली पल है। इसलिए कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। देश की खुफिया आंख रखेगी दुश्मन पर पैनी नजर। इसरो ने लॉन्च किया PSLV C-49 रॉकेट। इससे अंतरिक्ष से दुश्मन देशों पर रखेगी नजर। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दुनिया में एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इसरो ने दोपहर 3:02 पर PSLV C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्च श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इनमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह हैं, जबकि भारत एक का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार को ही शुरू हो गई थी। इस लॉन्च में प्राइमरी सैटेलाइट एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, अंडरवन रीसेट है, जिसका सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी देखा जा सकेगा। इन सभी सैटेलाइट को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट के तहत लॉन्च किया गया है। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटेलाइट EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन रिसेट सैटेलाइट की एक एडवांस सीरीज भी है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान हो या चाइना, इन सभी पर खुफिया नजर रखेंगी। रॉकेट का प्राथमिक पोलैंड भारत की रडार इमेजिंग उपग्रह और ये इसका नाम बदलकर EOS-1 रखा गया है और ये ऑब्जर्व करेगा और खास करके तीसरी आंख की तरह काम करेगा। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल भारत चीन में 8वें दौर की सैन्य वार्ता भी नहीं पिघली बर्फ, कूटनीतिक बातचीत संभव। जी हां, दरअसल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बरकरार तनाव और शून्य से नीचे तेजी से गिरते तापमान के बीच भारत और चीन के बीच शुक्रवार को सैन्य स्तर के 8वें दौर की बातचीत 10 घंटे से ज़्यादा हुई है। लद्दाख के चुशूल में भारत के 14वें कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PKG मेनन और उनके चीनी समकक्ष के बीच चली मैराथन बातचीत में इस बार किसी भी ठोस रोड मैप पर सहमति नहीं बन बनी। माना जा रहा है कि सैन्य स्तर पर जमी इस बर्फ को पिघलाने के लिए कूटनीतिक और विशेष प्रतिनिधि स्तर पर नए सिरे से वार्ता शुरू होगी। हालांकि पिछले 6ठे और 7वें दौर की बातचीत के बाद सीमा पर यथास्थिति और दोनों तरफ से सेना का अतिरिक्त जमावड़ा नहीं होने देने का सकारात्मक माना जा रहा है। दरअसल सूत्रों ने बताया है कि इस बातचीत में दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। दोनों सीमा पर तनाव कम करने के लिए LAC से पीछे
हटे बिना और कोई रास्ता नहीं है। इस बीच हम चलते हैं अगली अपडेट। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन, मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से की गोलीबारी। जी हाँ, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। इस बार पाकिस्तान ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। देर रात 2:30 बजे पाक ने मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी की हारा की। आपको बता दें कि भारत ने मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया। इंडियन आर्मी ने चीन पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ बमबारी और राइफलों से मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान को भी करारा झटका लगा है। 7 घंटे से ज़्यादा गोलीबारी दोनों तरफ से हो गई। हम चलते हैं अगली अपडेट। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा ऐलान, कहा चीन के साथ बड़े संघर्ष तनाव बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकता है। बातचीत फेल होने के बाद आया है बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल लगातार सीमा पर बातचीत चल रही है। बातचीत के बीच चीन भारत के बीच जो टेंशन बन रही है उसको लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बड़ा ऐलान किया और बड़ी चिंता भी जाहिर की है। दरअसल सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन खराब हो रही हैं, ऐसे में इन लद्दाख में जारी तनाव चीन के साथ बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इस बात को भी कहा है। आपको बता दें कि सीमा विवाद में सीडीएस ने कहा पाकिस्तान को चीन का समर्थन बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए दक्षिणी एशिया में चीन की बढ़ती मौजूदगी और असंतुलित आर्थिक संबंध कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो निकट भविष्य में भारत और चीन के रिश्तों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के कारण बनेंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रतिस्पर्धा की तरफ भारत और चीन बढ़े तो ये परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन बोले दिवाली दिखाएगी कोरोना को हराने का रास्ता। जी हाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि दिवाली का संदेश अंधकार पर प्रकाश के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ये पर्व आशा भरा ये भी संदेश देता है कि हम कोरोना महामारी पर विजय पाएंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देशवासियों से सामूहिक प्रयास की अपील की। आपको बता दें दूसरे दौर के संक्रमण को देखते हुए इंग्लैंड में 2 दिसंबर तक ऑनलाइन लॉकडाउन का एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है। शुक्रवार को जॉनसन ने लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जारी अपने संदेश में कहा है कि निश्चित रूप से आगे बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि सरकार को लोगों के संकल्प शक्ति, उनकी लड़ने की क्षमता और साझेदारी पर पूरा भरोसा है। हम इस बीमारी से पार भी पाएंगे और दिवाली में भारतवंशियों के साथ दिवाली भी मनाएंगे। तो बोरिस जॉनसन के लिए एक लाइक तो बनता ही दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि दिवाली प्रकाश जिस तरीके से अंधकार से प्रकाश की ओर पूरी दुनिया आएगी, अगर आप भी मानते हैं कि इस दिवाली के बाद कोरोना भी छटेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अमेरिका में बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल नहीं कोई है ट्रंप का मुकाबला। बाइडन दूर दूर तक निकल चुके हैं। जी हाँ, लगभग बहुमत के करीब बहुमत पा चुके हैं। बस घोषणा का है ऐलान है। कई जगहों पर तो घोषणा भी कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कई मीडिया चैनल्स में 270 के जादुई आंकड़े को पार करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं पे 264, कहीं पे 255, कहीं पे 287 तक के भी आंकड़े बाइडेन को दिखाए जा रहे हैं। हालांकि अभी कई जगहों पर वोटिंग जारी है, काउंटिंग जारी है। इस वजह से ट्रंप भी 220 पे अटके हुए हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि फिलहाल हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों जो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, सिचुएशन अभी भी खास करके ख़राब है। अमेरिका में लगातार उस सिचुएशन ख़राब होने के बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जगह जगह पर हिंसा देखने को मिल रही है। ट्रंप के समर्थकों का दावा है कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये उनका मानना है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन ने अपने इन मित्रों को देशों को खराब हथियार बेचकर लगाया बड़ा चूना। जी हाँ, दरअसल चीन की चालबाजी से भला कौन वाकिफ नहीं है। व्यापार के नाम पर उसने अपने मित्रों को ही देश को ठग लिया है। चीन ने अपने ही मित्र देशों के साथ कई बार खराब हथियार बेचकर विश्वासघात भी किया। एक बार फिर उसकी दगाबाजी की पोल खुल गई है। जी हाँ, चीन जिन्हें अपना मित्र देश बताता है, अब उन पर ही निर्यात चीन दोषपूर्ण हथियारों को निर्यात करके चीन ने उनसे ही चीटिंग कर डाली है। यही कारण है कि अब चीन की सच्चाई और पोल धीरे धीरे खुलती चली जा रही है। चीन की खुलती पोल देखकर अब पूरी तरीके से दुनिया का हर एक देश चीन से चौकन्ना हो गया है। यही कारण है कि आने वाले समय में चीन के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, जब उसका मार्केट धड़ा बना बनाया धाराशाही होगा। क्योंकि लोगों को अगर सामान चाहिए तो वो अच्छे चाहिए, नंबर 1 क्वालिटी के, लेकिन मेड इन चाइना शायद वो पूरी दुनिया में मशहूर है पूरी तरीके से। यही कारण है कि अब चीन का बाजार भी आने वाले समय में धाराशाही होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान जाना होता तो 1947 में ही चले जाते। 370 की बहाली
बहाली तक नहीं जाएंगे। एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला ने रोया। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर में दरबार मूव से पहले श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि फिलहाल जीते जी अपने आर्टिकल 370 को लागू करवा कर ही जाएंगे। आपको बता दें, इस मसले पर शिवसेना का भी बड़ा बयान निकल गया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी को 370 लागू करवाना है तो वह पाकिस्तान में जाकर लागू करवाएं, भारत में दोबारा 370 लागू नहीं होगा। हालांकि इस मुद्दे पर शिवसेना ने अपनी राय जरूर रखी है, लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना नहीं अब सोनिया सेना हो चुकी हैं, इसलिए अब उनका ये बयान भी कोई मायने नहीं रखता है और केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन शायद उनको नहीं पता है कि देश में उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो जनता जान चुकी है और यही कारण है कि इस बार फिलहाल किसी भी कीमत पर सोनिया सेना को माफ़ नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाकर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 लागू करवाएं। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बड़ा ऐलान, लखनऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में करेंगे हवन पूजन। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बरेली में लफ्ज़ जिहाद और मंदिरों में नमाज के मुद्दे पर नया बयान जारी किया। साध्वी प्राची के अनुसार देश में लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून होना चाहिए, दोषी को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। वहीं मंदिरों में नमाज पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसी भी तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हिंदुओं को देश की मस्जिदों में जाकर हवन पूजन करना चाहिए और वो खुद लखनऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में ऐसा करेंगे। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची शुक्रवार को बरेली पहुंची। यहाँ उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। हालांकि दोस्तों ये बात भी सही है, क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले ये शुरुआत मुसलमानों जिहादियों के द्वारा ही की गई थी, जब मथुरा के एक मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी गई थी। आखिर उनसे कौन पूछेगा कि आपने मंदिर में जाकर मस्जिद नमाज की शुरुआत क्यों की है। इसलिए अगर आप भी साध्वी प्राची की बयान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अगले अपडेट। अर्नब गोस्वामी ने जमानत याचिका पर लगाया आरोप, पुलिस अधिकारी ने जूते से पीटे, जबरदस्ती पेय पदार्थ पिलाए। जी दरअसल रिपब्लिक टेलीविजन के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 2018 के एक मामले में 2 अन्य लोगों के साथ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने मुंबई पुलिस पर अपनी जमानत याचिका की गिरफ्तारी में यातना के देने का आरोप लगाया है। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने याचिका दायर की थी। इस बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस एस शिंदे ने SM कर्णिका की द्वारा सुनी जा रही है और इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल अर्नब गोस्वामी को पीटा गया है और जूतों से भी पीटा गया है, जबरदस्ती पेय पदार्थ पिलाया गया है, ये मामला निकल के आया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 बजे तक 45% मतदान संपन्न है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। राजद उम्मीदवार जफर राज आलम ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, फायरिंग की है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हुआ और संपन्न लगभग हो चुका है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में टोटल 57% के करीब 60% के करीब वोटिंग छू रही है। इस बीच आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण से ज़्यादा इस बार वोटिंग का परसेंटेज देखने को मिला और लोगों में उत्साह भी देखने को मिला तीसरे चरण में। और ठंडी की वजह भी, ठंड के बावजूद भी आज इस बार लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का लोगों ने पालन किया और घरों से निकल कर पहले मतदान फिर जलपान का वो पाठ भी पढ़ा। और यही कारण है, आपको बता दें कि फिलहाल बड़े पैमाने पर आज लगातार बूथों पर जमावड़ा देखने को मिला। कोविड-19 का लोग पालन भी बखूबी किए और वोटिंग भी किए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में छात्रों से बोले प्रधानमंत्री मोदी, करो इनोवेशन, करें इनोवेशन, आपके काम से होगी देश की पहचान। IIT दिल्ली का आज 51वां दीक्षांत समारोह है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल तौर पर शामिल हुए हैं और छात्रों को संबोधित किया है। समारोह फिजिकल, इन पर्सन और हाइब्रिड मोड में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को आगे आकर देश के लिए इनोवेशन करने का आह्वान किया है। इस बीच आपको बता दें, कोरोना काल ने बहुत कुछ बदल दिया है। इस संकट काल में हमने नई सोच की ज़रूरत है। छात्रों के पास आज तकनीकी सीखने का मौका है। कृषि और स्पेस क्षेत्र में भी नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। PM ने छात्रों से कहा है कि आपका मकसद समाज को आगे ले जाना है और उनकी भलाई भी होना चाहिए। नए शताब्दी में नए संकल्प और नए कानून होने चाहिए। BOP सेक्टरों में कई बदलाव की बात की गई है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, अमेरिका में चुनावी नतीजों के बीच कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में आए 1,28,000 मामले। जी हाँ,
अमेरिका में फिलहाल सभी की निगाहें राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। डेमोक्रेटिक्स के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, लेकिन नतीजा अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां अमेरिकियों की नज़र चुनाव नतीजों पर है, तो दूसरी ओर कोरोना की तरफ लहर में अमेरिका में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ तक एक दिन में कोरोना के 1,28,000 से ज़्यादा नए मामले आए। एक दिन में 1,28,000 से ज़्यादा नए मामले आना अपने आप में अमेरिका के लिए चिंता का सबब है, और अमेरिका में कोविड-19 का आंकड़ा बेतहाशा बढ़ रहा है। हम चलते अगले अपडेट। कानपुर का बिकरू कांड, एसआईटी ने डीआईजी अनंत देव के खिलाफ जांच की सिफारिश मांगी। जी, दरअसल कानपुर के चर्चित बिकरू कांड की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में एसआईटी ने डीआईजी अनंत देव के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। एसआईटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट में अनंत देव तिवारी के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। दरअसल एसआईटी ने सीईओ देवेंद्र मिश्र के एक पत्र और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर इस जांच की सिफारिश की है। थानेदारों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामलों में जांच की सिफारिश की गई है। दरअसल बिकरू कांड में शहीद सीईओ देवेंद्र मिश्र का एक ऑडियो वायरल हुआ था, और इस ऑडियो में बिकरू में रेड पर जाने से पहले सीईओ देवेंद्र मिश्र ग्रामीण एसपी के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई थी। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। अब शिवसेना के नेताओं को भी राज्यपाल से लगानी पड़ रही है गुहार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सूबे के विधायक और सांसद ही नहीं, बल्कि शिवसेना के सांसदों और मंत्रियों को भी पहुंच से काफ़ी दूर है। विधायक और मंत्री उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। ताज़ा मामला दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विदर्भ के शिवसेना नेता किशोर तिवारी का है, जो बीते 4 दिन से मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलने की बाट जो रहे हैं, लेकिन उन्हें बुलवाया नहीं आया है। आखिरकार उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई है। वैसे महाराष्ट्र का राजभवन हर किसी के लिए खुला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाजपा के नेता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के पास जाते रहते हैं। इसको लेकर शिवसेना लगातार भाजपा नेताओं पर तंज भी कसती रहती है। हाल ही में मुख्यमंत्री के चचेरे भाई मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी राजभवन पहुंचे थे, और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शिवसेना नेता मुख्यमंत्री के शिवसेना नेता किशोर तिवारी वसंतराव नाइक स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष हैं, और वो लंबे समय से विदर्भ जन के आंदोलन समिति के किसान आत्महत्या का मामला उठाते रहे। न्यूज़ चैनल पर भी तिवारी शिवसेना का पक्ष रखते हैं, लेकिन उन्हें ही अपना पक्ष रखने के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से समय नहीं मिल पाया है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिडेन की ट्रंप को चेतावनी, जबरन व्हाइट हाउस ने निकाला जाएगा बाहर। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प मोड पर पहुंच चुका है। जो बिडेन की जीत के लिए महज लगभग ऐलान का समय बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने की तैयार नहीं है। ऐसे में जो बिडेन ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप अमेरिका में हार स्वीकार नहीं करते हैं तो इनको धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें, व्हाइट हाउस से उन्हें जबरन बाहर निकाला जाएगा। डेमोक्रेटिक चैलेंजर ब्रिटेन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया के प्रमुख राज्यों में बढ़त के बाद राष्ट्रपति पद की ओर बढ़ गए हैं, लेकिन ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल उन्हें वोटिंग काउंटिंग में धोखा दिया गया है, और यही कारण है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फिलहाल इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी में पराली जलाने पर कार्रवाई को लेकर भड़के सीएम योगी, किसानों को सिर्फ समझाएं, बस सलूकी किया तो बर्दाश्त नहीं जिया। पराली जलाने को लेकर यूपी में किसानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाई जाए, उन्हें समझाया जाए, लेकिन उनसे बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पराली जलाने को लेकर यूपी में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के प्रति कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद नाराजगी जताते हुए कहा है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कृषि विभागों के अधिकारियों को दिया निर्देश उन्होंने कृषि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पराली जलाने वाले किसानों को इससे होने वाले नुकसान तथा इसके उपयोगों को प्रति जागरूक करें। हम चलते अगली अपडेट लेते। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बाद ममता की टीएमसी की बढ़ सकती है एक और मुश्किलें। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भी वाम दलों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप में देने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में ये दूसरी बार होगा जब दोनों पार्टियां गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि दोनों पार्टियों में अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वजूद बचाए रखने की चुनौती में जूझ रही है। वह पार्टी को मालूम है कि अगर उसने अकेले चुनाव लड़ने
का दम भरा तो लोकसभा की तरह नुकसान उठाना पड़ेगा। वाम दलों के लिए भी सत्ता तक पहुंचने के लिए सेकुलर गठबंधन की जरूरत है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से परिवार देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।